हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ IIT जैम एंड CSIR नेट। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट बातें करनी है ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं डिस्कस करेंगे बट मेथड्स डिस्कस करेंगे और हो सका तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ, है ना। लास्ट क्लास की बात करें तो मैंने आपको ट्रांजिस्टर का सेकेंड लेक्चर लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कॉमन इमीटर के बारे में। पिछली क्लास की डिस्कशन करें हल्का सा तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इसकी बाइसिंग किस तरह से होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने कॉमन इमीटर के आउटपुट सेक्शन को एनालाइज करते हुए ये भी देखा था कि भाई लोड लाइन की इक्वेशन कैसी है ना, ये भी हम लोगों ने देख लिया था पैरेलली। तो अगर इन सभी चीजों के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्टेप जो आता है जहां से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में वो क्या है भाई, आपसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस आस्क्ड इन पेपर, पूछे जाते हैं फ्रॉम बाइसिंग मेथड्स, है ना। वी हैव 3 डिफरेंट बाइसिंग मेथड, आज उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे। बाइसिंग मेथड में आपके पास पहला बाइसिंग मेथड है फिक्स्ड बाइस, दूसरा है कलेक्टर टू बेस बाइस, देन वी हैव वोल्टेज डिवाइडर बाइस। है ना, ये 3 बाइसिंग मेथड है और इनमें से ही ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट, हम लोगों ने जहां पर पिछली क्लास ड्रॉप की थी, हम लोगों ने ड्रॉप की थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर एंड लोड लाइन इक्वेशन को। अब बारी है समझने की कि क्यू पॉइंट क्या चीज होती है एंड क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है। ये दोनों चीजें समझने की बारी है, तो वही समझने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात क्यू पॉइंट। देखो, हम लोगों ने कॉमन इमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी। यहां पर लिया था VCE, यहां पर लिया था हम लोगों ने IC। कुछ ऐसा प्लॉट बनकर आया था, है ना। ये है, मान लो IB की वैल्यू 0। याद करा दूं अगर मैं, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई आपके पास, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके पास, दे आर प्लॉट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। पर ध्यान ये रखेंगे कि इनपुट करंट कांस्टेंट है, इनपुट करंट है कांस्टेंट, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास अगर IB की वैल्यू 0 है तो ये एक रीजन था जिसको हमने कहा था, इस करंट का नाम दिया था ICEO, जिसको हम कहते हैं करंट इन कलेक्टर इमीटर जंक्शन when input is open, है ना। इनपुट इज ओपन का मतलब कि भाई इनपुट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज बेस करंट, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है आपके पास। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दिस इज IB की वैल्यू 0। अब यहां पर IB की वैल्यू कुछ हो सकती है, बढ़ाएंगे आप धीरे धीरे, लेट्स से 15 एंड 20, ये सब वैल्यूज हैं और यहां पर आपके पास स्केल रहता है मिली एम्पियर्स में। तो ऐसी आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं फॉर कॉमन इमीटर
ट्रांजिस्टर की बात करें तो NPN अगर मोड कंसीडर करें तब की बात है ये। अब लोड लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जो हमने पिछली क्लास में की थी। लोड लाइन इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन बनकर आई थी IC इज इक्वल टू माइनस VCC बाई RC प्लस VCE डिवाइड बाई माइनस VCE डिवाइड बाई RC प्लस VCC डिवाइड बाई RC। ये आपके पास इक्वेशन निकली थी लोड लाइन की। इस लाइन को थोड़ा सा एनालिसिस करें अगर, तो हमारे पास क्या आता है, इनटू में VCE प्लस VCC बाय RC। देखो ध्यान से, तो ये है आपके पास y इज इक्वल टू, ये है आपके पास x, ये मान लो स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है, प्लस ये इंटरसेप्ट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। अगेन किस किस के बीच में, IC और VCE के बीच में ही इक्वेशन है। तो IC और VCE के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट्स की वैल्यू पता चल जाती है तो हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करें, अज्यूम y इज इक्वल टू 0। अगर y की 0 है इसका मतलब IC की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये भी है ऊपर वाली इक्वेशन से VCE की वैल्यू किसके बराबर आ गई, VCC के बराबर आ गई। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया हमें, विच इज ऑन x एक्सिस VCE की वैल्यू किसके बराबर है, VCC के बराबर है। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि x 0 है, या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो VCE की वैल्यू 0 है। अगर VCE की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास सिंपली IC की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, VCC डिवाइड बाई RC। ध्यान दो, अगर तो बाइसिंग डिपेंडेंट है दोनों ही पैरामीटर्स, चाहे ये पैरामीटर हो या ये पैरामीटर हो, दोनों बाइसिंग डिपेंडेंट है। और साथ ही साथ आप कैसा रेजिस्टेंस लगाते हैं उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। मान लो यहां पर कहीं है VCC डिवाइड बाई RC। 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो लाइन कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, लाइन बन गई ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। हमें पता था पहले ही स्लोप इज डिक्रीजिंग, एंड इसका स्लोप क्या है, -1 बाई RC है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, अनदर थिंग, अब बारी आती है क्यू पॉइंट की। क्यू पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पिछली क्लास में शायद मेंशन किया भी हो, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो क्यू पॉइंट बेसिकली होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लोड लाइन एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं आपके पास, क्यू पॉइंट, क्यूइसेंट पॉइंट, और साथ ही साथ ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्यों, कि बायस किस तरह से कर रहे हैं, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो किन कंडीशंस पर ऑपरेट हो रहा है, जो आपने बाइसिंग की है उसके हिसाब से IC की वैल्यू कितनी है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, वो सभी चीजों के बारे में बताता है। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है ना भाई, ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं, जैसे दिस कुड बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, ये सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं। बट हमें एक खास बात और पता है, और वो खास बात ये है कि भाई हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं यहाँ पर, है ना। एक रीजन ये है जिसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन, ये हमारा एक्टिव रीजन है, एंड इधर आपके पास एक कट ऑफ रीजन भी है, सॉरी सैचुरेशन रीजन। तो इधर में आपके पास है सैचुरेशन रीजन। ठीक है,
हमें इस्तेमाल करना है ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। तो अगर ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर करना है तो हमारी बेस्ट चॉइस है कि हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में ऑपरेट करवाएं। एक्टिव मोड बोले तो इनपुट सेक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट सेक्शन शुड बी रिवर्स बायस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन फॉर सम चेंजेस अगर मेरी आईसी और वीसी की वैल्यू यहाँ पर कहीं आ जाती है, इसका मतलब मैं तो कट ऑफ रीजन में हूँ, तो मेरा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। पैरेलली अगर मैं इसमें कहीं पहुंच जाती हूँ सैचुरेशन रीजन में, तब भी मेरे पास ट्रांजिस्टर का क्या होगा भाई, एक्टिव रीजन में काम नहीं करेगा, एज एन एम्पलीफायर काम नहीं करेगा, और ये काम करने वाला है फिर सैचुरेशन रीजन में लॉजिक गेट्स की तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर कि आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर पाए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू पॉइंट का सही से सिलेक्शन होना। तो सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट की बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लो मैं क्यू पॉइंट, मेरे पास डिफरेंट चॉइसेस है 1 2 3 4 एंड 5, 5 डिफरेंट चॉइसेस नजर आ रही हैं क्यू पॉइंट की। इनमें से कौन सा चूज करूं? देखो ये तो बिल्कुल नहीं चूज करना चाहती, ये मेरे पास ऑलरेडी कट ऑफ में है, तो 5 को तो भूल जाती हूँ। 1 2 3 4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चॉइसेस है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको कहेंगे दिस इज क्लोज टू सैचुरेशन रीजन। ये क्लोज है सैचुरेशन रीजन के, बट अभी सैचुरेशन रीजन में नहीं है, दिस इज वेरी क्लोज टू दैट। तो इसलिए मैं उस चॉइस को भी छोड़ देना चाहती हूँ फॉर नाउ, कि भाई हमें क्यों रिस्क लेना है फॉर अ चेंज। अगर मेरा आईसी की वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए, तो मेरा फ्लक्चुएशंस की वजह से ये क्लोज टू सैचुरेशन रीजन वाला मैं सैचुरेशन रीजन में एंटर कर जाऊंगी, तो मेरे पास नॉट एन आइडियल चॉइस। चलो इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो ये है क्लोज टू कट ऑफ रीजन। फिफ्थ वाला तो हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम ऑलरेडी कट ऑफ वाले रीजन में थे। दिस इज क्लोज टू कट ऑफ रीजन, है ना। कट ऑफ रीजन के क्लोज है। बाय चांस मेरी अगर आईसी की वैल्यू बढ़ी तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो मैं एक्टिव रीजन में रहूंगी। लेकिन अगर मेरी आईसी की वैल्यू कम हो जाती है, मान लो कम हो गई, तो यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाऊंगी, है ना। चॉइसेस तो यही है ना, यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आऊंगी, यानी कि मैं किस में आ जाऊंगी, कट ऑफ रीजन में आ जाऊंगी। तो मेरे पास 4 वाली तो आइडियल चॉइस नहीं है। ठीक है, नॉट एन आइडियल चॉइस बिकॉज दिस इज क्लोज टू कट ऑफ रीजन। अगर आईसी डिक्रीज होता है तो आप किस में चले जाएंगे, कट ऑफ रीजन में एंटर कर जाएंगे। अब बात बची है 2 और 3 की। लेट्स टॉक अबाउट 3। लेट्स टॉक अबाउट 3। 3 जो है मिडिल ऑफ एक्टिव रीजन है। 3 ना बिल्कुल मिडिल में है। अगर फॉर अ चेंज मेरी वैल्यू आईसी की बढ़ जाएगी, तो बढ़ के कहां जाएगी भाई, यहां पहुंच जाएगी। कम होगी तो यहां पहुंच जाएगी, बट स्टिल मैं एक्टिव रीजन में ही रहूंगी, है ना। मेरा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ही काम कर रहा होगा। इनपुट सेक्शन फिर भी फॉरवर्ड बायस होगा, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस होगा। जैसे नॉर्मल सिनेरियो में रहता है वैसा ही सिनेरियो रहने वाला है। तो मेरे पास ये एक आइडियल चॉइस है 3 वाली। दिस इज एन आइडियल चॉइस। इसी तरह से ये भी आइडियल चॉइस हो सकती है, और ये आइडियल चॉइसेस इसीलिए हैं कि ये दोनों ही मिडल ऑफ एक्टिव रीजन में लाई कर रही हैं। तो बाय चांस आईसी की वैल्यू बढ़े या कम हो, आई विल बी स्टिल इन द एक्टिव रीजन। तो मेरा ट्रांजिस्टर अभी भी एज एन एम्पलीफायर ही काम कर रहा होगा, एज ए बूस्टर काम कर रहा होगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा होगा, करंट को एम्पलीफाई कर रहा होगा, जो भी एम्पलीफिकेशन की नीड है उसको फुलफिल कर रहा होगा। अच्छा,
एक बार चूज हो गया तो बदलना ही क्यों है? बदलना क्यों मतलब क्यों आईसी बदलेगा या फिर क्यों कलेक्टर करंट बदल सकता है? क्यों हम बात कर रहे हैं कि क्यू पॉइंट वेरी कर सकता है? तो उसके लिए छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहते हैं। वेरिएशन ऑफ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट में क्या क्या है? आईसी है और वीसीई है, और आपका जो आईसी है ना वो कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। आईसी डिपेंड्स ऑन पहला पैरामीटर है टेम्परेचर। टेम्परेचर सुनना ध्यान से, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई फॉर अ चेंज, तो मेरे पास लीकेज करंट बढ़ेगा, या फिर यूं कहूं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ेंगे। माइनॉरिटी चार्जेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इनके इंक्रीज होने से क्या होगा? लीकेज करंट बढ़ेगा। जब आप आईसीबीओ डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो लीकेज करंट बढ़ेगा, यानी कि मेरा बढ़ जाने वाला है आईसीईओ। इसके बढ़ने से क्या होता है मैम? इसके बढ़ने से मेरा आईसी विच इज इक्वल टू अल्फा आई बी, मेजॉरिटी वाला पोर्शन, प्लस आईसीईओ, ये भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर के चेंज होने से आईसी में वेरिएशन आता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशन आता है। ठीक है, तो भाई मेरे पास टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो कोरस्पॉन्डिंगली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, आईसीओ बढ़ेगा विच इज लीकेज करंट। ऑब्वियसली ये बढ़ गया तो मेरे पास आईसी बढ़ जाएगा, है ना। यहां से एक बात और सीखने को मिली आपको कि आईसी जो है ना आपका, ये बेसिकली दो चीजों का कलेक्शन है। ये बात हमने पहले भी की है कॉमन बेस में भी, बट फिर से दो चीजों का कलेक्शन है, एक तो मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी की वजह से तो सिग्निफिकेंस आता है रिवर्स बायसिंग में ही, तो लीकेज करंट जिसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे आईसीईओ, सिंस हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज योर मेजॉरिटी की वजह से आपके पास अल्फा क्या, बीटा क्या है भाई? बीटा इज आईसी डिवाइड बाई आई बी, यानी कि दिस इज आईसी क्या है? बीटा आई बी है। अगर मेजॉरिटी की बात करें तो दिस इज बीटा, तो यहां भी बीटा कर लेना भाई, अल्फा गलती से लिखा गया, तो दिस इज बीटा। तो बीटा आई बी प्लस आईसीईओ, दो कंपोनेंट्स है आईसी के। अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंगली आईसी बढ़ेगा, एंड ये लीड करेगा क्यू पॉइंट के शिफ्टिंग में, है ना। तो भाई ये एक पंगा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है क्यू पॉइंट के वेरिएशन का? दूसरा, आईसी डिपेंड्स ऑन बीटा पे भी डिपेंड करता है, ये तो स्ट्रिक्टली पता है ना। अगर फॉर अ चेंज मेरा ट्रांजिस्टर फॉर सम रीजन खराब हो जाता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, और मैं सोचूं कि मैं मार्केट में जाके फिर से एक ट्रांजिस्टर खरीद के ले आऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? आप बोलोगे जाके, मुझे एक रेंज दोगे कि भाई इस रेंज का बीटा का ट्रांजिस्टर दे दो, ठीक है, और इस केस में आपको एग्जैक्ट सेम बीटा वैल्यू का ट्रांजिस्टर मिल जाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, बीटा की वैल्यू कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो एक रेंज देगा कि इसके बीच में वेरी करेगा। तो अगर बीटा की वैल्यू बढ़ी तो मेरे पास बीटा आई भी बढ़ेगा भाई, विच इज ऑब्वियसली आईसी बढ़ेगा। तो ये भी मेरे पास क्या कर रहा है? क्यू पॉइंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यह है सेकंड फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है वो है आपके पास आईसी डिपेंड्स ऑन वीबीई।
VBE की वैल्यू क्या है, उस पर भी IC की वैल्यू डिपेंड करती है। अब सुनना ध्यान से, VBE जो है आपके पास, VBE जो है आपके पास, VBE की वैल्यू अगर बढ़ गई, इसका मतलब बेस करंट बढ़ गया। इनपुट वोल्टेज बढ़ाओगे तो इनपुट करंट बढ़ेगा, ठीक है, और ये बढ़ गया तो IC बढ़ेगा भाई, विच इज इक्वल टू बीटा IB, ये भी बढ़ेगा। फिर से क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, फिर से क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आपका, है ना, क्यू पॉइंट शिफ्ट्स। तो इनके लिए आप डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर्स। स्टेबिलिटी फैक्टर्स जो चेक करते हैं कि भाई कितना वेरिएशन है, एंड वी वांट वेरिएशन मिनिमम हो, मतलब टेम्परेचर के साथ वेरिएशन मिनिमम हो, बीटा के साथ वेरिएशन मिनिमम हो, एंड VBE के साथ वेरिएशन मिनिमम हो। तो आपके पास आते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर्स। पहला स्टेबिलिटी फैक्टर है ये, मेक श्योर आप बाकी के दो पैरामीटर को कांस्टेंट रखेंगे, एक साथ सभी पैरामीटर्स को वेरी नहीं करेंगे। दूसरा स्टेबिलिटी फैक्टर है आपके पास ये, कांस्टेंट रखेंगे इन दोनों को। तीसरा स्टेबिलिटी फैक्टर आता है आपके पास ये, और इस बार आप कांस्टेंट रखेंगे इन दो पैरामीटर्स को। ठीक है भाई, मैं चाहती हूं ये वेरिएशन मिनिमम हो, है ना, वेरिएशन शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बाइसिंग मेथड इस्तेमाल करने होंगे, एंड वी हैव 3 डिफरेंट बाइसिंग मेथड्स। पहला बाइसिंग मेथड है फिक्स्ड बाइस, दूसरा मेथड है कलेक्टर टू बेस बायस, और तीसरा मेथड है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस, है ना। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। चलो तीनों मेथड्स के बारे में एक बार सर्किट डायग्राम देख लें। क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन तभी डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे तीनों मेथड्स पे बेस। अगला क्लास प्रैक्टिस सेशन ही रखने वाले हैं। इस वाले केस में आपके पास क्या हुआ भाई, इस वाले केस में आपके पास फिक्स्ड बायस में कैसा सर्किट बनकर आता है, सबसे पहले उसका डिस्कशन करते हैं। जनरली हम जो बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, दिस इज एमीटर ग्राउंडेड, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहां पर एक पोटेंशियल लगाते हैं, है ना, और यहां पर भी आप क्या करते हो, एक रेजिस्टेंस लगाते हो और एक VCC लगाते हो। ऐसा मेरा नॉर्मल सिनेरियो रहता है। इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और कुछ नहीं। इसको देखो कैसे बना सकते हैं, सर्किट को ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज ग्राउंडेड, यहां पर कलेक्टर के साथ में एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने RC कहा, एंड एक पोटेंशियल है विच इज VCC, है ना, कुछ चेंजेस नहीं करें। बेस पे सिंस एमीटर इज ग्राउंडेड तो यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है विच इज RB, और ये है आपके पास VBB। अब फिक्स बायस कहता है कि वाई टू यूज 2 डिफरेंट वोल्टेजेस, है ना, 2 डिफरेंट वोल्टेजेस को इस्तेमाल करना ही क्यों है, एक ही वोल्टेज से काम कर सकते हैं, एक ही वोल्टेज से काम कर सकते हैं, और एक ही वोल्टेज से काम करें तो हम 2 डिफरेंट बैटरी नहीं लगाएंगे, एक सिंगल बैटरी लगाएंगे, एक फिक्स्ड बायसिंग देंगे, दिस इज ग्राउंडेड, ये है RC, ये है RB, और ये है आपके पास VCC। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है आपके पास फिक्स्ड बायस अरेंजमेंट। अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिक्स्ड बायस अरेंजमेंट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एनालिसिस क्या करना है। आपको यूजुअली सर्किट में IC की वैल्यू पूछेगा, VC की वैल्यू पूछेगा, यही वैल्यूज पूछेगा। तो उसके लिए आपको इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन में सिंपली KVL लगाना है, और वहीं से आपके सारे पैरामीटर निकल के आ जाएंगे। ट्रांजिस्टर का कोई भी सवाल हो, इनपुट में KVL लगाइए, आउटपुट में KVL लगाइए, वहीं से ही सवाल सॉल्व होंगे। अब इसका इनपुट सेक्शन कैसा है देखो,
ये क्या है, इनपुट सेक्शन है ना। और इसी तरह से अगर मैं आउटपुट सेक्शन दिखाऊं, ये है मेरा आउटपुट सेक्शन। तो इनपुट सेक्शन में केवीएल लगाना होगा तो ये पैरामीटर कंसीडर करेंगे, आउटपुट सेक्शन में केवीएल लगाना होगा तो इधर के पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई। अच्छा, और सुनिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करें। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फिक्स्ड बायस मेथड, सॉरी कलेक्टर टू बेस बायस। कलेक्टर टू बेस बायस मेथड कहता है, ये तो ग्राउंडेड ही है, कह रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा, जैसे वीसीसी हम आउटपुट सेक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं। अगर सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर है तो हमें फॉरवर्ड बायस करने के लिए बहुत ही कम बैटरी चाहिए होती है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट से काम हो जाता है। बट रिवर्स बायस करने के लिए हमें बिगर वोल्टेज इस्तेमाल करनी होती है। तो एक ऑटोमेटिकली चीज आई दिमाग में कि भाई दोनों पे इतना बड़ा पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से, देखो कि भाई यहाँ तो देनी ही है हमें वीसीसी, तो यहाँ तो देंगे ही देंगे। अब इस पे ड्रॉप होने के बाद जो बचेगी वो बेस पे प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा अरेंजमेंट बना, कलेक्टर से बेस पे कनेक्ट कर दिया। इट सीम्स लाइक कि आपने एक फीडबैक पाथ बना दिया है जो आउटपुट से इनपुट को कनेक्ट कर रहा है। आउटपुट करंट क्या है आपके पास, आईसी, इनपुट करंट का क्या है आपके पास, आईबी। तो आपने एक फीडबैक पाथ क्रिएट कर दिया है कलेक्टर टू बेस बायस। इसी मेथड को आप दूसरा नाम भी कहते हैं, विच इज कलेक्टर टू बेस फीडबैक मेथड, है ना। फीडबैक, तो आपके पास एक फीडबैकिंग प्रोसेस बन गया है। यहां पर अगर मैं इनपुट सेक्शन की बात करूं, दिस इज योर आरबी, ये है आपके पास आरसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो ध्यान से, इधर जो करंट फ्लो करेगा विच इज आईसी, यहां जो करंट फ्लो कर रहा है ये है आईई, और बेस में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज योर आईबी। ये बात तो बहुत सभी को पता है, इसमें कौन सी खराब अच्छी बात है या नई बात कौन सी है, ठीक है। तो भाई कमाल की बात यह है कि आईसी करंट इधर गया, आईबी इधर गया, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इट्स नॉट ओनली आईसी बट इट्स कलेक्शन ऑफ आईसी प्लस आईबी, इतना करंट फ्लो कर रहा है। तो आप इनपुट सेक्शन जब कंसीडर करेंगे तो आप कंसीडर करेंगे यहां से शुरू करते हुए, पहले ये वोल्टेज रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा होगा, फिर आरबी रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आईबी फ्लो कर रहा होगा, देन योर वीबीई एंड देन ग्राउंड। ये आपका क्या है भाई, इनपुट सेक्शन है। इसी तरह से अगर आउटपुट सेक्शन की बात करें तो आउटपुट सेक्शन आपके पास आता है कुछ इस तरह से। यहां से शुरू करेंगे, वीसीसी, आरसी जिसके अक्रॉस इतना करंट फ्लो कर रहा है, वीसीई एंड ग्राउंडेड, ये है आपका आउटपुट सेक्शन। हल फिर से वैसे ही मिलेगा, केवीएल एप्लीकेशन आना चाहिए, तो सवाल कुछ भी नहीं है। इन इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन, इन दोनों में अगर आप केवीएल लगा पा रहे हैं तो आपका सवाल बहुत आसानी से हो जाने वाला है, ठीक है भाई। चलो अब तीसरा मेथड जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तीसरा मेथड है आपके पास वोल्टेज डिवाइडर मेथड। नाम ही कहता है कि एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट लगाना है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट लगाना है कुछ इस तरह से, बेस पे एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट लगा दिया है ना, एंड यहां पर एक कलेक्टिव वोल्टेज वीसीसी लगा दी है ना। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। यहां पर इमीटर है,
इसको हमने एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कर दिया एंड दिस इज योर आरसी। ठीक है भाई, ये आपका बन गया है वोल्टेज डिवाइडर मेथड। और अच्छी बात ये है कि सबसे अच्छी स्टेबिलिटी, जो हमने स्टेबिलिटी फैक्टर डिस्कस किए थे, क्यू पॉइंट का वेरिएशन सबसे कम मिलता है आपको इन वोल्टेज डिवाइडर मेथड, यानी कि दिस इज बेस्ट मेथड आउट ऑफ 3। कोई और आ जाए तो भाई अलग बात है, बट आउट ऑफ दीज 3 दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। है ना, स्टेबिलिटी फैक्टर्स जो हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में, एज कंपेयर टू बाकी के कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये स्टेबिलिटी फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले देखो बेस पे जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है आपको। दिस इज द पॉइंट, यह है बेस। सवाल को सॉल्व करने का तरीका रहेगा कि भाई थेवेनियन थ्योरम लगा दो। उससे क्या पता चल जाएगा, उससे दो चीजें पता चल जाएगी। एक तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बेस पे अप्लाई हो रहा होगा वो पता चल जाएगा। दूसरा इक्विवेलेंट पोटेंशियल पता चल जाएगा। है ना, ये दोनों बातें आपको पता चल जाएंगी तो बेस पे लगने वाला पोटेंशियल पता चल जाएगा आपको। तो बेसिकली आपका सर्किट कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। दिस इज इमीटर ग्राउंडेड, यहां पर है कलेक्टर आरसी, यह है वीसीसी, एक पोटेंशियल पता चल चुका होगा और ये है आपके पास एक रेजिस्टेंस विच इज आरबी कह सकते हो। तो सर्किट आपके पास ये है ना, ये है आपके पास आर ई। अब इनपुट सेक्शन बस पहले सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचना है, इसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर कहता है वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि इनपुट में केवीएल लगाइए, आउटपुट में केवीएल लगाइए और वहां से आपका आंसर निकल के आएगा। तो व्हाट इज योर इनपुट सेक्शन, यहां पर देखें इनपुट सेक्शन बस ये है, देखो ये दिस इज योर इनपुट सेक्शन, है ना। आउटपुट सेक्शन देखें तो यहां से शुरू होगा ये एंड ये आपका क्या है, आउटपुट सेक्शन है। ठीक है भाई, तो ये आपके इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन है। इन्हीं चीजों के बारे में अगली क्लास में हम खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं ऑफ ट्रांजिस्टर, जहां पर तीनों ही मेथड पे बेस्ड सवाल करेंगे। आपके पेपर में पूछे हुए सवाल करेंगे, नियर बाई आसपास के पेपर में पूछे हुए सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इन मेथड्स को प्लीज 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 रिवाइज कर आइएगा, है ना। हमने किया है बायसिंग मेथड्स, साथ ही साथ क्यू पॉइंट भी डिस्कस करना। कभी कभी पेपर में, आपके पेपर में तो नहीं पर नेट के पेपर में काफी बार पूछ लेता है वो कि क्यू पॉइंट क्या है, या आपके पेपर में भी पूछ सकता है। ऐसा कोई बड़ी तीर वाली बात नहीं है, अभी तक नहीं पूछा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट पूछ सकता है। ठीक है, होमवर्क में भाई आप रिवाइज करेंगे बायसिंग मेथड्स को, सो दैट अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करें तब आप लोगों को परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की क्लास करूंगी एंड आप सभी लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी विद द प्रैक्टिस सेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। एंड इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं भाई, बहुत डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। आई होप एंड आई विश आप सभी लोग कि इस सीरीज का बहुत अच्छे से बेनिफिट उठा रहे होंगे, और जो नहीं टारगेट कर रहे हैं ना भाई, करिए टारगेट, है ना। एक बहुत कॉमन सेइंग है, या तो आज अपनी चाल बदलो नहीं तो कल की चाल बदल जाएगी, है ना। टारगेट पता है तुम्हें कि तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी अच्छी आईआईटी में जाना है, गंदी वाली में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी आईआईटी में जाना है तो अपने आज के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। मैं इतने बजे उठता हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता, उठना पड़ेगा भाई, है ना। थोड़े समय की बात है पर उठिए, है ना। तो चाल बदलेंगे तो कल की चाल अपने आप बदल जाएगी, आज बदलेंगे कल अपने आप बेटर हो जाएगा। और
बेटर आईआईटी आप भी डिजर्व करते हैं, है ना। अदरवाइज फिर टारगेट बदल लो। आज नहीं बदलना चाहते तो फिर कल बदल लो भाई, है ना, कि भाई कल क्या होने वाला है, किसी अच्छी आईआईटी में नहीं तो फिर किसी ऐसे ही इधर उधर के कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर सोचोगे काश हमने उस टाइम पे थोड़े टाइम पढ़ाई कर ली होती, इतना फोकस दे दिया होता, थोड़ा रिवाइज कर लेते, अपनी कमी भी महसूस होगी और अपनी गलती भी रियलाइज होगी, बट उसको इम्प्रूवमेंट करने का कोई स्कोप नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो अवेलेबल होगा वही करना पड़ेगा। तो बेटर है कल पछताने से आज ही अपनी चीजें बेहतर कर लो, ताकि कल का फ्यूचर बेहतर हो सके, आपके लिए भी, आपके आसपास के लोगों के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी और इस पूरी कंट्री के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।